नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की कमेंट्री में। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। सर, आज हम बात करेंगे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा और कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक के बीच में हुए विवाद पर। विवाद कुछ ऐसा था कि 4 तारीख को जिस दिन वोटों की गिनती हो रही थी, उसी दिन कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में रागिनी नायक दरअसल रजत शर्मा को घेरने की कोशिश कर रही थी, उनके किसी पुराने स्टेटमेंट को लेकर के, और रजत शर्मा अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि उस दिन बीजेपी की हालत ठीक नहीं थी और रजत शर्मा बहुत बड़े बीजेपी के समर्थक भी हैं, खास करके ऑन एयर जो टीवी पे दिखता है उसके हिसाब से कह रहा हूं मैं। और जिस तरीके से रजत शर्मा के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी और जो वो घिरते दिखे, उस समय शायद उन्होंने कुछ मुंह से बुदबुदाया। कांग्रेस का आरोप है कि रजत शर्मा ने एक्सप्लेटिव यानी कि गाली का इस्तेमाल किया और वो भले ही फ्रस्ट्रेशन में किया, वो रागिनी नायक के लिए था या नहीं था, वह ऐसे ही किसी चीज के लिए किया, बट वो हीट ऑफ द मोमेंट में जो भी उन्होंने कहा, वो आज 7 दिन के बाद एक बड़ा बवाल बनकर खड़ा हो चुका है। जब रागिनी नायक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि रजत शर्मा ने उनको धमकाने की कोशिश की कि अगर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस ने लीगल एक्शन लिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस ने एफआईआर की और एफआईआर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते टाइम पे रागिनी नायक को आंसू भी आए। रागिनी नायक ने एक अच्छी बात ये कही कि अगर रजत जी अपनी गलती एक्सेप्ट करके माफी मांग लेते, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में ये बातें और इस तरीके की हरकतें किसी के साथ भी हो सकती हैं, तो ये मुद्दा इतना आगे नहीं बढ़ता। आज की कमेंट्री में हमारा दूसरा मुद्दा होगा चर्चा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच में उठे विवाद पर। मोहन भागवत ने काफी लंबा चौड़ा बयान दिया। उन्होंने बिना बीजेपी का नाम लिए बहुत बड़ी सीख दे दी बीजेपी के लिए। अगर बीजेपी चाहे तो बीजेपी उससे सीख ले, कांग्रेस चाहे तो कांग्रेस सीख ले। उसके अलावा रतन शारदा, जो कि आरएसएस के बड़े नेता हैं, बड़े कार्यकर्ता कह लीजिए, नेता तो कोई होता नहीं है आरएसएस में, उन्होंने एक मैगजीन है द ऑर्गेनाइजर, जो कि आरएसएस का मुख्य पत्र माना जाता है, उसमें उन्होंने सीधा-सीधा आरोप लगाया कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं की अवहेलना हो रही थी, उनकी अनदेखी हो रही थी। रतन शारदा ने अपने आर्टिकल में बीजेपी के अंदर आए अहंकार की भी बात की। अब अहंकार का अगर बैकग्राउंड देखें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने चुनाव के बीच में ऐसा कह दिया था कि बीजेपी आत्मनिर्भर हो गई है और बीजेपी को अब आरएसएस नाम के बैसाखी की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भाजपा के आदिवासी नेता मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री, जैसे राजस्थान में भी हमने देखा या बाकी राज्यों में देखा, 2 उप मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और प्रवती परिदा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। सर, ओडिशा के इस कंस्ट्रक्ट पे और बीजेपी के इस नए फॉर्मूले पे कि 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, मेरे ख्याल से ये यूपी से चालू हुआ था। ये किस तरीके से बीजेपी को और बीजेपी की गवर्नमेंट को ओडिशा में हेल्प करने वाला है? देखिए, उड़ीसा की जो सामाजिक समीकरण है, जहाँ पे उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसा एक राज्य है, जहाँ पे आपके दलित की संख्या और आदिवासी संख्या बहुत ज़्यादा है। और हमेशा ओडिसी पॉलिटिक्स में डोमिनेट किए हैं राजनेता जो कोस्टल ओडिशा से ये करते हैं। ओडिशा का 2, एक वेस्टर्न ओडिशा होता है, एक कोस्टल ओडिशा होता है। और कोस्टल ओडिशा के लोग राजनीति में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं। अधिकांश मुख्यमंत्री आप देखेंगे कोस्टल ओडिशा से, और ट्राइबल मुख्यमंत्री बहुत कम है, गिरधार गोमांग थे। ऐसे मतलब चुने हुए मतलब ज्यादा नहीं हुआ। तो इस बार आप देखेंगे जो मोहन मांझी जो है वो केंदुझर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो रिजर्व ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां जी। से वो 4 टाइम एमएलए कार्यकर्ता हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड से शुरू करके आए हैं। तो उनको चूज करने में एक यही बात है, क्योंकि कोस्ट और 2 बार जो बाकी जो ये दिए हैं उप मुख्यमंत्री, एक है कोस्टल उड़ीसा से जो पर्वती परिडा,
और दूसरा आपके सिंहदेव जो है वो बोलांगीर को बिलोंग करते हैं, वो यानी वेस्टर्न उड़ीसा, और रॉयल फैमिली की भी है। तो एक प्रकार से ये बैलेंसिंग जो करना पड़ रहा है कि वेस्टर्न उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा, और दूसरा आदिवासी और नॉन आदिवासी। एक क्योंकि ये पहला मौका है, बीजेपी सरकार बना रही है वहां पे, तो एक ट्राइबल देने का कारण यही है कि मैसेज जाना चाहिए। और बीच में ये भी बात चली, एक संबलपुर साइड के एक नेता है, बरगढ़ से भी इलेक्ट हुए थे, सुरेश पुजारी, जो मैं जब उड़ीसा में रिपोर्टर था, वो एक स्टूडेंट लीडर होते थे। जैसे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एक समय में ऑल उड़ीसा स्टूडेंट्स यूनियन था, और संबलपुर में काफी छात्रों का भी आंदोलन हुआ था, उसपे वो नेता थे, फिर बाद में बीजेपी में आ गए सुरेश पुजारी, उनका नाम भी काफी चला। हो सकता है उनको स्पीकर बना दें। एक प्रकार से वहां पे रीजनल बैलेंसिंग करना पड़ता है। एक समय था ये बैलेंसिंग कभी नहीं होता था। जी कांग्रेस के सरकार में भी या जनता दल सरकार में भी आप देखेंगे बड़े बड़े पर्सनालिटीज थे, नंदिनी सतपथी, जेबी पटनायक, बिजू पटनायक, अपने नवीन पटनायक के फादर, टॉल जी लीडर्स, वो अधिकांश कोस्टल एरिया से थे, वो कोई ट्राइबल नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि एस्पिरेशंस बढ़ रहा है, और उड़ीसा मिनरल रिच स्टेट है, रेवेन्यू रिच स्टेट है, और उड़ीसा का जो क्षमता जो है फॉर डेवलपमेंट बहुत है, लेकिन आदिवासी की लाइफ जो रहा है वहां पे, उनकी एक्सप्लॉइटेशन, वो हमेशा एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना है। इस बार मोहन मांझी को देखकर बीजेपी एक नया एक अकाउंट शुरू करना चाहती है, एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव करना चाहती है, इसीलिए जी बहुत सोच समझ के ये नाम दिया गया है। हमने देखा है अभी हाल फिलहाल में जितनी भी बीजेपी की राज्य सरकार बनती है, उन सब में 1 या 2 उप मुख्यमंत्री ज़रूर देते हैं ये लोग। लेकिन आपकी नज़र में ये फ़ॉर्मूला किस तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहा है? देखिए बीजेपी की नहीं, कांग्रेस का भी, तेलंगाना में तो 4 हैं उप जी, मुख्यमंत्री, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी के नीचे, तो 4 या 3 है। तो देखिए हर उप मुख्यमंत्री का, जैसे आपने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में तो कोई रोल नहीं है, जी, दे आर जस्ट मिनिस्टर्स, सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन उनको ये दर्जा देके कि उप मुख्यमंत्री करके उनको एक टाइटल देके, वो उस जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या जिस रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, उस रीजन की इंपॉर्टेंस होती है। भाई हमारी इलाके से, हमारी कम्युनिटी से कोई उप मुख्यमंत्री बना है। एक प्रकार से ये सामाजिक समीकरण को हैंडल करने के लिए पार्टियों ने ये तय किया है। अच्छा, कभी सामाजिक समीकरण, कभी राजनीतिक समीकरण भी है, कभी ये कम्युनिटीज की बैलेंस करनी पड़ती है। देखिए यूपी जैसे राज्य में आपको 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक ओबीसी को देना पड़ रहा है, एक मौर्य कम्युनिटी के दिए, दूसरा ब्राह्मण को। उत्तर प्रदेश में बड़ा फैक्टर है, 8%, 9%, 10%, 11%, जो भी आप कहिए, अलग अलग रीजन में उत्तर प्रदेश में, लेकिन दे आर बिग फैक्टर्स। तो जी, आप उनको ऐसी सीधा एक ब्राह्मण मंत्री नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नैरेटिव ऐसी बदली है। तो लेकिन उनको भी अकोमोडेट करना पड़ता है। जी, या आप जी, जी, यहाँ ले लीजिए महाराष्ट्र में 3 पार्टी साथ आए महायुति में, तो एकनाथ शिंदे बने मुख्यमंत्री, तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी उप मुख्यमंत्री, और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री। जी, 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 देखिए कहीं ना कहीं रीजनल एस्पिरेशन, कहीं पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, कभी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, ये परसेप्शनल वैल्यू है इसका, और कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। उनकी बायो में लिखा जाएगा ही वाज डिप्टी सीएम। जी, बट जी, 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 देखिए तमिलनाडु में ले लीजिए, डीएमके करुणानिधि मुख्यमंत्री रहे काफी समय। जी, स्टालिन को पहले तो केवल मंत्री रखे, बहुत समय के बाद बेटा रो रो के फाइनली उनको डिप्टी सीएम बनाए। सीएम देखिए लंबे उम्र तक स्वयं बैठे रहे, कभी छोड़े नहीं। जी, सीएम जी, अभी बने, डीएमके जब चुनाव जीती 2021 में, सब जाके स्टालिन बने मुख्यमंत्री, बाप छोड़े नहीं। इतने मतलब 90 तक पहुंचने तक भी ये चलते रहे, गाड़ी चलता रहा इनका, करुणानिधि का। जी, तो देखिए वहां पे क्या है, यही प्रॉब्लम है कि जो सिस्टम चल रहा है उसको फैमिली में ही कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। अब जी, यहाँ जी, पे देख लीजिए, सारा महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का जेनेसिस क्या है। पहले तो हम सुने कि भाई उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में जो झगड़ा हुआ 2019 की इलेक्शन के दौरान, भाई रोटेशन पे कर दो मुख्यमंत्री या हमें मुख्यमंत्री पद दो। उस समय उद्धव ठाकरे किसको बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री? अपने बेटे आदित्य ठाकरे को बनाना चाहते थे, लेकिन चलते चलते फिर शरद पवार ने कहा भाई बेटे का तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा महाविकास अघाड़ी में, आप ही बन जाओ। वो स्वयं बन गए।
जी, जी। तो हमारी जो पॉलिटिक्स में बड़ी मतलब हर राज्य में एक अलग-अलग कहानी है, जी, मुख्यमंत्री सर और मुख्यमंत्री। सर उड़ीसा पे एक आखिरी सवाल। आपको लगता नहीं है कि उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा होंगी बीजेपी से? पहला सवाल। दूसरा ये कि बीजेपी ने जितने वायदे किए थे कि पुरी के खजाने की चाबी लाई जाएगी, खोजी जाएगी, इसकी जाँच कराई जाएगी, नवीन बाबू के हेल्थ के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा था, इसकी जाँच करवाई जाएगी। सो इन सब चीज़ों पे बीजेपी काम करना चालू करेगी? नहीं, आराम में तो चला नहीं पाएँगे उत्तर तो उड़ीसा जैसे राज्य को, क्योंकि पहली बार आए तो अच्छा मार्क करना ही पड़ेगा जी, और प्रधानमंत्री स्वयं चाहेंगे कि उड़ीसा जैसे राज्य में जो गेन्स हुआ है इस बार, लोकसभा में भी और विधानसभा में, इसको गेन्स को लूज़ नहीं करने देंगे और इतने एमपीज़ हैं इनके पास, बीजेपी के पास, सबकी बात आएगी और उड़ीसा का जैसे मैंने कहा स्कोप बहुत है डेवलपमेंट और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी पहले दिन से काम करेगी, ज़रूर करेगी और उड़ीसा एक लॉन्ग टर्म गोल है बीजेपी का। तो ये जी, काफ़ी समय से वहाँ पे काम कर रहे थे और पहले तो बीजेडी के साथी थे, पॉलिटिकल साथी थे। नवीन ने छोड़ के अलग से बीजेडी को 2009 से वो अलग हो गया था। जी, 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 तो जी। अब जाके 14-15 साल के बाद अपनी पार्टी शासन में आई है। इट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। सर मुझे एक चीज़ बता दीजिए वो चाबी का क्या होगा फाइनली? नहीं, वो चाबी का तो डुप्लीकेट भी मिल गया है, लेकिन वो क्या है, अभी ऑडिट होगा, सब कुछ होगा हाँ, हाँ, और हाँ। पहले ही तो हम देख रहे हैं कि मैंने अभी-अभी क्योंकि रथ यात्रा आने वाला है, जो बड़ा सबसे बड़ा फेस्टिवल है वहाँ पे रथ जी, यात्रा। जी, जी, जी। वो वहाँ पे ओडी रथ यात्रा बोलते हैं, हमारे लिए तो रथ यात्रा है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे जो रथ यात्रा है वो अभी जुलाई में होगा। जी, तो उसके लिए अभी क्या है, ये नवीन पटनायक समय में एक ही द्वार खुला था जी। और वेटिंग लाइन के लिए एसी वो सब अभी डिसमेंटल हो गए। अभी चारों द्वार खोले जाएंगे, सब चारों द्वार से एंटर कर सकते हैं मंदिर। तो इस तरह की सब बातें हो रही, जिस बातों को लेकर काफी लोकल में नाराजगी थी, इसको बीजेपी बिल्कुल, ने एक्सप्लॉइट भी किया है। उसमें बिल्कुल, चाबी बिल्कुल। भी एक पार्ट है। जी, चाबी एक पार्ट है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो शायद खज़ाना मिल जाए या पता चल जाए कि उस खज़ाने से कुछ गायब हुआ था या नहीं हुआ था। जिस तरीके से आपने बताया कि उसका ऑडिट होगा और फिर पता चलेगा। फिलहाल सर हम मूव करते हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ, जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आरएसएस ने, जो बीजेपी की आइडियोलॉग है, उसने बीजेपी को इशारों-इशारों में, डायरेक्ट नाम नहीं लिया है लेकिन इशारों-इशारों में नसीहत दे दी है कि आपके अंदर एरोगेंस आ गया था, अगर एक लाइन में रीड करें तो। आप इस मसले को, पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं सर? क्योंकि आरोप-प्रत्यारोप बीजेपी के हारने के बाद बहुत ज़्यादा चालू हो चुके हैं। जैसे मैंने बोला था कि इसका बैकग्राउंड जाता है जेपी नड्डा के स्टेटमेंट पे जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी आत्मनिर्भर हो गई है, उसे किसी आरएसएस के बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर आपकी कमेंट्री सुनना चाहेंगे हम। ये बिल्कुल देखिए जो मोहन भागवत जी, क्योंकि मैं उसके बाद आज मेरी कई लोगों से बात हुई नागपुर में और दिल्ली में, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। देखिए मोहन भागवत जी का कमेंट सीधा-सीधा पॉलिटिकल ना लेकर हमें और थोड़ा ज़्यादा समझना होगा। क्योंकि आरएसएस देखिए पहले से ही जो लोग संगठन काम करते हैं बीजेपी, वो आरएसएस बैकग्राउंड के आरएसएस ही आते हैं। लेकिन आरएसएस डे टू डे पॉलिटिकल ये सब मतलब वो दे डोंट रन द बीजेपी। बट लेकिन हमेशा जो राजनीतिक चीजों को लेकर सामाजिक क्या इम्पैक्ट है, वो आरएसएस बीच बीच में चिंता रहती है। आपको याद होगा हर साल हमने देखा है जब विजयदशमी की अवसर पर जब आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत जी संबोधित करते हैं नागपुर में, मतलब शस्त्र पूजा होती है, आयुध पूजा होती है, शस्त्र पूजा के बाद विजयदशमी के दिन जो उनकी बातें होती है, वो बातें केवल मोहन भागवत जी का नहीं है। वो स्पीचेस के लिए पॉइंट्स नीचे से ऊपर आता है कि क्या क्या बातें हमें सामने समाज के सामने रखना है। सरकार उस समाज के अंग है। मैं जो बात कह रहा हूँ आपको नॉन सिक्सी लगेगा, यार जी, आरएसएस पॉलिटिक्स है तो ये सब क्या है, लेकिन उनकी सोच जो है ना, जो जिस तरह वो काम करते हैं, उनका हमेशा कोई चीज स्पर्ट ऑफ द मूवमेंट में बोलते नहीं कि जी, चुनाव को रिएक्ट करके बोले, ऐसी नहीं है। जो चीजें हो रही थी पिछले 10 साल में, बीच बीच में हमने विजयदशमी भाषणों में भी देखा है, जब रूरल इकोनॉमी को लेकर, तो गरीबी को लेकर, जो गांव की जो हालत है उसको लेकर, जब बीच बीच में जो टिप्पणियां मोहन भागवत जी की हैं पिछले 10 साल में, वो सारा उठा के ले लीजिए, एक प्रकार से चेतावनी थी। वो चेतावनी बीजेपी
और केवल बीजेपी पार्टी के लिए नहीं थी, जो लोग सत्ता में बैठे। तो इस बार जो बोले कई चीजें, क्योंकि वही आरोप ऑपोजिशन लगा रही थी, तो सीधा सीधा हो गया कि मोहन भागवत जी इज इक्वल टू, जो कांग्रेस बोल रही है, इज इक्वल टू अटैक ऑन मोदी। जी लेकिन इतना ये नहीं है, जैसे मणिपुर के बारे में बोले मोहन भागवत जी, जी भाई मणिपुर 1 साल से ज्यादा समय, लेकिन मणिपुर की उनकी जो बात है वो एग्जैक्टली कांग्रेस की जो व्यू है वो नहीं है, आरएसएस की सेटअप है इम्फाल घाटी में। और वो उनको हमेशा फीड हो रहा है कि जो मैती समुदाय है वो जिस तरह बिलीगर्ड फील कर रहे, भाई हमें जिस तरह बंदी बना दिया गया है। कैसे बंदी हुआ है? वहां पे जो जनसंख्या की जो वहां पे चीजें बदली है, फिर ड्रग का जो हालत वहां पे है, ड्रग की जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग जो हो रहा है, उसको लेकर मणिपुरी युवाओं पर क्या असर पड़ा है, वो बात दूसरी। तीसरी बात, धर्मांतरण, रिलीजियस कन्वर्शन काफी वहां पे हुआ है, और इन्फ्लक्स जो बॉर्डर से हो रहा है, म्यांमार बॉर्डर से, जो वहां के डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है। इन चीजों पर ज्यादा चिंता है, क्योंकि इट अफेक्ट्स आवर इंडियन सोसाइटी। तो मणिपुर के बारे में कह रहे हैं तो यही कह रहे हैं, भाई वहां पे हमें और ज्यादा सोचकर उसको कोई सोल्यूशन लाना है कि आप कुकी नागा तो इस बार अफेक्ट नहीं, मतलब इससे कोई ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जो हालत बनी है सब अफेक्टेड है। तो कुकी समुदाय और मैती समुदाय के बीच में जो गल्फ वाइडन होता जा रहा है और सोल्यूशन नहीं हो रहा है, जी तो ये सारे को लेकर देखिए उनकी ब्रॉड पॉइंट्स होती है। और जो और एक चीज हमें मन में रखना चाहिए, मोदी स्वयं एक स्वयंसेवक है, जी संगठन का आदमी है, संगठन देख रहे थे। मोदी स्वयं काफी ये करेक्शन करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं मामले को। जी स्वयं करेक्शन एक्सरसाइज शुरू होगा बीजेपी में। लेकिन बिल्कुल कांग्रेस जैसा नहीं है भाई, हम हमारी 50 से जाके 99 हो गया, कितने मना रहे हैं। अब जो बिल्कुल कांग्रेस इतनी घमंड फील कर रही है और बीजेपी को बता रही है, ठीक है बीजेपी का तो आप आलोचना करेंगे, लेकिन कोर्स करेक्शन जो बीजेपी करती है और हमेशा करके उससे ऊपर आ जाएगी, कांग्रेस की मैं कह नहीं सकता। जी सर, आरएसएस के एक सीनियर कार्यकर्ता है रतन शारदा, उन्होंने में एक आर्टिकल लिखा है, आपने पढ़ा होगा, हमारे दर्शकों ने भी पढ़ा है। सीधा सीधा आरोप लगाया है, एरोगेंस का सीधा सीधा आरोप लगाया है कि आरएसएस समझ लीजिए कि आपके पीछे पीछे घूमने वाली संस्था नहीं है। शायद उनका कहने का मतलब ये था कि आरएसएस के लोगों का अपमान, उस पर आपकी क्या कमेंट्री रहेगी सर? संजोग से आपसे शो में जुड़ने से पहले मैं अभी न्यूज 18 में था, जी राहुल शिवशंकर शो में रतन शारदा, मैं और एक दो लोग थे जो यही बात को बता रहे थे, और रतन शारदा एक्सप्लेन कर रहे थे वो आर्टिकल क्यों लिखे हैं, जी जो उनकी ऑब्जर्वेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन जो संघ से जुड़ा हुआ पब्लिकेशन है, तो वो चीजें उनकी छप रहे हैं, वो छाप रहे हैं वो चीजें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बातें वो रख रहे हैं, दैट इज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट पीपल फील। जी में क्या फील करें वही बातें रख रहे हैं। कई चीजें को जो बातें हैं, चुनाव क्यों हारे, तो सारे बातें उसमें है। जी और रतन शारदा आज हमारी उस शो में बोले कि अभी तक किसी बीजेपी नेता मुझे नहीं बोले आप ये सब क्यों लिखे। इसका मतलब एक प्रकार से स्वीकार कर रहे ये है। देखिए यही होता है उनके यहाँ, जो मैं देखा हूं कि आरएसएस हो या बीजेपी, इस तरह की उनके एक्सरसाइज शुरू हो जाते हैं, जी जो इसको आप कह सकते हैं कि एक आत्मचिंतन की बात है, भाई बिल्कुल कहाँ हम कमी रह गई। और रतन शारदा भी मानते हैं बीजेपी के लिए अच्छा समय में ये झटका हुआ है। जी देखिए आरएसएस का व्यू क्या है कि बीजेपी का इलेक्ट्रोल सक्सेस और ये केवल एक पावर को लेकर नहीं है, भाई पावर हाथ में चला जाएगा, शासन चला जाएगा, सत्ता चला जाएगा, वो बात नहीं है। समाज पे क्या असर पड़ता है, देखिए हर सामाजिक चीज जो है ना वो आरएसएस बहुत सोचती है। आपको जी आश्चर्य होगा, लेकिन बीजेपी चुनाव जीतकर बीजेपी चलती है नहीं है, जो आरएसएस के एजेंडा भी है, राम मंदिर से लेकर जो आप जो हिंदू राष्ट्रवाद कहिए या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो सारे बातें जो है ना वो सोसाइटी को लेकर है। लेकिन जिस तरीके से रतन शारदा ने बताया आपको, आप ही बता रहे हैं उनके स्टेटमेंट को कोट करते हुए कि वो उन्होंने आर्टिकल में वही सारी बातें लिखी जो लोग फील कर रहे हैं। लोग फील कर रहे हैं में बीजेपी के लोग भी हो सकते हैं और आरएसएस के लोग भी हो सकते हैं। बीजेपी के भी कई समर्थक ऐसे हैं, मोदी के कई समर्थक ऐसे हैं जो इसको नड्डा का जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और अभी भी हैं, वो
उनके एरोगेंस से जोड़ करके देखते हैं कि उनको इस तरीके का स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, ग्राउंड पर बीजेपी कुछ ज्यादा ही रिलैक्स नजर आई। कहने का मतलब ये है कि पहले जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर के लोगों को मोहल्ले मोहल्ले में घर घर में जाकर के कैंपेन करते थे और उनको मनाते थे आने के लिए, कई बार तो गाड़ी भी भेज देते थे अगर किसी की तबीयत खराब है, इस बार वो कहीं भी देखने को नहीं मिला। चाहे हम किसी भी सिटी की बात करें, स्पेशली उत्तर प्रदेश की, तो ऐसे सिचुएशन में जो थ्योरी चलाई जा रही थी और जिस थ्योरी की बात हो रही थी, वो थ्योरी कहीं ना कहीं रतन शारदा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बातें हो रही है, मतलब है। अगर कोई क्लू नहीं होता और अगर कोई सच्चाई नहीं होती तो बातें नहीं होती, और बातें नहीं होती तो रतन शारदा लिख। नहीं, बिल्कुल देखिए, ऑर्गेनाइजर अगर ये छापा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दैट इज ए लार्जली प्रिवेलिंग व्यू विद इन द सन। नहीं तो उस आर्टिकल को ऐसे नहीं छापते, नंबर वन। जी नंबर टू, आप सही कह रहे हैं, सारे पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है अंदर की, जो कई लेवल पर जो बातें सामने आई है शॉकिंग रिजल्ट के बाद, और सारे फैक्टर्स उसपे हैं। भाई कॉम्प्लेसेंसी, भाई मोदी जी है, एक आदमी पे डिपेंडेंट पॉलिटिकल कैंपेन जो रहा है, वो सारी चीजों को ही उन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल जिसको बिल्कुल बिल्कुल। जिसको अधिकांश बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक, मोदी के एडमायरर्स और संघ के अंदर भी ये फील है, ये फैक्ट है, इसमें कोई ये नहीं है। जी देखिए सर। ये संगठन आरएसएस संगठन की तरफ से फीडबैक जाएगी बीजेपी के लिए, नेतृत्व को जाएगी, बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल कि साथ में इस पर एक खुली डिबेट होनी चाहिए, और बीजेपी के लिए इस तरह की डिबेट उनकी सेल्फ करेक्टिव होता है। आखिर में हम बात कर रहे हैं रजत शर्मा और रागिनी नायक के बीच में उठे विवाद को लेकर के। एक वीडियो क्लिप थी, हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते वो वीडियो क्लिप, जिसमें रजत शर्मा एक लाइव शो के दौरान कुछ बुदबुदाते हुए दिख रहे हैं, जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वो गाली है। और इसके बाद रजत शर्मा ने आज सुबह एक धमकी दी ट्वीट करके कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो हम लीगल एक्शन लेंगे। कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर के लिए टला, लेकिन शाम के 5 बजे के आसपास, 4:30 5 बजे के आसपास रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि कहा तो रजत शर्मा को एक्सप्लेन करना चाहिए था। वो रोई भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहा तो रजत शर्मा को एक्सप्लेन करना चाहिए था कि उनसे वो गलती से निकला या फिर कोई और वर्ड था। इन सब चीजों की बजाय उन्होंने मुझे धमकी दे डाली। सर, इस मुद्दे को आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं? पहले तो मैं हैरान हूं, क्योंकि रजत शर्मा एक कंपोस्ट एंकर है। आपने देखा होगा उनकी जो ट्रेडमार्क शो जो है, जी तो आपकी अदालत, जी और इस पर भी उसको पेटेंट करते हुए अभी भी कोर्ट से कोई इंजेक्शन, ये कोई यूट्यूबर के ने अपने एक चला दिया है, जी जी या बाप का अदालत या ऐसा कुछ, जी उस पर भी अभी भी रजत शर्मा कोर्ट के रिमूव किए थे। नहीं, रजत शर्मा बड़ी कंपोज्ड एंकर है, एक्सपीरियंस्ड एंकर है, और जो बातें आप कह रहे हैं उन्होंने कहा है, तो ये मैं आश्चर्य हूँ कि इस तरह लूज टॉक करते नहीं हैं। जी अगर जी किए हैं तो देखिए, ऐसी आपने देखा होगा, हमेशा चलता है यूट्यूब में, और देखेंगे बीबीसी एंकर्स में भी कभी कभी कैमरा, वो सोचे होंगे कि ऑफ कैमरा है, लेकिन कई चीजें चला गई, जी इसके बाद अपॉलॉजी दिए। कई जी बार बीबीसी का ये इसका काफी आता रहता है आपके सोशल मीडिया में। सर, कई यहाँ बड़े पे एंकर्स हैं कि लूज टॉक किए हैं, कभी अपने ह्यूमन साइड दिखाए हैं, लेकिन अपॉलॉजी जरूर किए हैं कि भाई, क्योंकि सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है एंकर्स को, तो उस एंकर से कभी फेल हो जाते हैं, ह्यूमन फेलिंग है। लेकिन अच्छा, दूसरी बात क्या है, कोई भी एंकर को किसी राजनेता के साथ कोई एक बड़ा ये नहीं चलना चाहिए। भाई देखो, राजनेता राजनेता, एंकर एंकर है। आजकल एंकर भी बड़े पर्सनालिटी हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो टोटली सरप्राइज हूँ कि क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि रजत शर्मा उस कैटेगरी नहीं है कि इस तरह की मुद्दों को इतने आउट ऑफ कंट्रोल ये करेंगे। बिल्कुल। सर, मुझे ऐसा लगता है, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस मामले को लेकर के, वो मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को और आपको भी, कि वो एक इस टाइम ऐसा टाइम था जब बीजेपी हार रही थी और सबको मालूम है रजत शर्मा को ये पसंद नहीं आया होगा और वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। रागिनी नायक उनको घेरने की कोशिश कर रही थी, उन्हीं के पुराने स्टेटमेंट को लेकर के, और फिर उस फ्रस्ट्रेशन में
रजत शर्मा के मुंह से जो भी निकला बुदबुदा करके ही सही, उस तरीके से बुदबुदाते हुए उन्होंने जो भी बोला वो बोला, जो रागिनी नायक और कांग्रेस के हिसाब से गाली। इतना तो तय है कि वो गाली रागिनी नायक के लिए शायद ना हो। क्या एक राजनेता को इस तरीके के हीट ऑफ द मोमेंट की चीजों को लेकर के इतना बवाल करना चाहिए? नहीं, वो देखिए, ये रागिनी रागिनी राय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन राजद शर्मा जैसे एंकर पे जो निशान जो रखे हैं अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, आपने ये जो देखा होगा, कुछ महीना पहले तो एक लिस्ट लाए थे, भाई इन एंकर्स को हम बॉयकॉट करेंगे। जी। एक बॉयकॉट लिस्ट आई थी कि ये लोग गोदी मीडिया है, हम नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की हमेशा ये रही है, एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच of बात करते हैं मीडिया का, दूसरी तरफ ब्लैक लिस्ट निकालते हैं, वो एक बात है। दूसरे से इसीलिए रागिनी नायक रजत शर्मा पे कर रहे हैं, क्योंकि रजत शर्मा जैसे आपने कहा माने जाते हैं, वो थोड़ा कांग्रेस से क्रिटिकल तो इतनी ओपनली भी नहीं होते। जी। ये उनके अपनी स्टाइल से जो बातें रखना है वो रखते हैं, लेकिन कांग्रेस को काफी समय नापसंद है, तो उनको लगा भाई ये मौका है तो उनको ये करो। देखिए, ये भी राहुल गांधी का ही अप्रोच है। देखो, मीडिया से कभी सवाल हो जाता है, आपने देखा होगा राहुल गांधी किस तरह रिप्लाई किए। मौसमी सिंह जो इंडिया टुडे के रिपोर्टर हैं जो कवर करते हैं, भाई आपका सवाल बीजेपी का है, सवाल ही बीजेपी। जब मौसमी सिंह की पर्सनालिटी, उनकी इंटीग्रिटी सब लोग जानते हैं, जी। तभी किसी को लेबल कर देना भाई ये बीजेपी का सवाल है, ये फलाना सवाल है, फलाना ये। जब ये लोग तो आपकी पार्टी कवर कर रहे हैं, इतना आपको पता नहीं है कितने आपके यात्रा में कितने किलोमीटर ये भी चले आपके साथ। जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका ये तो रजत शर्मा को टारगेट करना अलग बात है। अब बात आती है रजत शर्मा को, क्या रजत शर्मा इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। मैं मानूंगा अगर इस तरह की सिचुएशन है जहां कोई स्लिप ऑफ द टंग हो, तुरंत अपॉलॉजी लेने से कोई ये नहीं है। देखिए, रजत शर्मा की कभी ये नहीं होगा, मांग लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये वर्ड कैच हुआ है, जो बोले हैं, अगर कोई एक्सप्लेटिव है तो फिर इसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मोटिव हो रागिनी को। जी। लेकिन रागिनी जी बोलिए सर, सॉरी। नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए, राजनेता को जो भी मोटिवेशन, वो अलग बात है। वो मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, फलाना चैनल को टारगेट कर रहे हैं, फलाना एंकर टैग कर रहे हैं। राहुल गांधी के इरा में ये सब को नॉर्मलाइज हो गया है। इसको कभी वो मीडिया जो हमेशा बीजेपी या मोदी जी को लेकर, जो मीडिया को लेकर कहते हैं, इस तरह के वो ट्रीट करते हैं, ये इसको चुप रहते हैं। ये नहीं बोलते कि भाई राहुल जी ऐसे बोल रहे हैं, जात को पूछ लिया। मान लीजिए, सोचिए मोदी किसी रिपोर्टर से जात का पूछ लेता तो क्या होता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, एक ही चीज़ है यहाँ पे जो मैं अभी देख पा रहा हूँ कि रागिनी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करने के बाद ये अलग बात है कि क्रिमिनल डिफेमेशन और कई सारे धाराओं के तहत एफआईआर करवा दी गई है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया वो जेन्युइन दिखी। जेन्युइन इसी मामले में जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा कि उन्होंने कहा कि अगर रजत शर्मा अपनी गलती मान करके एक अपॉलॉजी दे देते कि हीट ऑफ द मोमेंट में वो चीज़ हो गई, तो शायद ये मुद्दा इतना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन गलती शायद वहीं पे हुई है, और खास करके देखा जाए तो जिस देश में हम रहते हैं और जिस तरीके से हमारा एक सोशियो इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर है, उसमें किसी भी आदमी को, जर्नलिस्ट हो, राजनेता हो, बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, किसी को भी अपॉलॉजी देने में बहुत तकलीफ होती है, और वो तकलीफ मेरे ख्याल से वो ज्यादा घाव करती है, सिवाय इसके कि वो घावों को भरे। सही कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सिविलिटी मेंटेन करनी चाहिए। देखिए, आज बात यही है, एक चुनाव हमने देखा है, इतनी हीट ऑफ द मोमेंट में कितने बातें कही गई, बिल्कुल। झूठ कितना फैला गया। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा भाई ये झूठ बोला, वो नहीं झूठ बोला, ऐसी नहीं है। देखिए, चुनाव फैक्चुअली भी आप कर सकते, अपने अपोनेंट्स को ये कर सकते, जो बात आज मोहन जी ने भी बोला, भागवत जी ने भी। भाई देखिए, चुनाव कोई परमानेंट चीज नहीं है। चुनाव आते रहेंगे, कंपटीशन होता रहेगा, लेकिन एक सीमा के अंदर होनी चाहिए जो बातें, और झूठ फैला के आपके अपोनेंट को डाउन नहीं करना है, कोई भी हो। तो ये हमारी सिविलिटी की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारी अगर पॉलिटिकल लाइफ में सिविलिटी नहीं है, हमारी जर्नलिज्म में सिविलिटी नहीं है, तो बाकी समाज में क्या आप आईना दिखाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, और शायद सारी जनता को भी यही लग रहा होगा, चाहे वो बीजेपी के सपोर्टर हो चाहे कांग्रेस के सपोर्टर हो,
कि इस तरीके से उनको इस मामले को माफी मांग करके अपॉलॉजी दे करके दबा देना चाहिए था। इतना मामला बढ़ता ही नहीं। आज जो 6 दिन 7 दिन हो गए हैं उस मुद्दे के, 6-7 दिन के बाद भी ये और ज़्यादा पीक पे जाता जा रहा है, घटने की बजाय इतने दिन में तो कई सारे मुद्दे दब भी जाते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपॉलॉजी तो एक मिनिमम ये है भई। इसी तरह और एक महिला गेस्ट है आपके शो में, जी, तो और भी सेंसिटिविटीज़ हमें रखना है। देखिए सिविलिटी हमें होनी चाहिए क्योंकि टीवी हो या हमारी कोई भी बहस हो, ये बहस इश्यूज़ को लेकर है, मुद्दे को लेकर है, काउंटर व्यू सुनने को लेकर है। ये नहीं कि हम गाली-गलौज करें। फिर ऐसा हो जी, जाएगा जैसे अब ईस्ट यूरोपियन पार्लियामेंट, ईस्ट यूरोपियन टेलीविज़न स्टेशन या कभी जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक में देखते हैं ना भई, ऑपोजिशन लीडर और रूलिंग लीडर के बीच में टीवी स्टूडियो के अंदर ही हो जाता है। बिल्कुल। धक्का-मुक्की और सर एक-दूसरे को। सर इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हुआ है, थप्पड़ भी पड़ते हैं, गालियाँ भी पड़ती हैं और बहुत गंदी-गंदी गालियाँ पड़ती हैं। बात यहाँ पे केवल रजत शर्मा का है, जो कि 40-45 सालों से एक शिखर पे बने हुए हिंदी के पत्रकार हैं और अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो इतना बड़ा मामला होता भी नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि सर। नमस्कार।